हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है द रिवोल्ट ऑफ 1857 से। ठीक है। बट रिवोल्ट ऑफ 1857 समझने से पहले थोड़ा सा हमें बैक में जाना पड़ेगा। किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे हैं। ओके। और ये रिवोल्ट हमारा आखिर क्यों हुआ, और इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू वीडी सावरकर क्यों बोला गया, ये सब चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट, एक कंपनी बनाई जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां पर? ब्रिटेन में। इसका फॉर्मेशन डेट जो है वो है 31 दिसंबर 1600। ठीक है। और कंपनी का नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये रॉयल चार्टर एक्ट के तहत बना और इसको क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांट किया। ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था, ईस्ट में, ईस्ट यानी इंडिया, उसके अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये ब्रिटेन के लिए ईस्टर्न पार्ट थे। ठीक है। सो इस कंपनी का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें ईस्ट के साथ क्या करना है, बिजनेस करना है। ठीक है। हमें ट्रेडिंग करना है, प्रॉफिट कमाना है, स्पेशली स्पाइस, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, इंडिगो, टी एंड अदर वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है। इस टाइम पर, जब ये कंपनी बनाई जा रही है, इस टाइम पर इस कंपनी का जो पर्पस है वो है ट्रेड करना, न कि वहां पर जाकर रूल करना, कंट्रोल करना। ठीक है। तो एक कंपनी बनाई गई 31 दिसंबर 1600 को, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी का मेन मोटो था ईस्ट के साथ में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करना। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ये इंडिया आते हैं। तो ये फर्स्ट हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आते हैं? ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक है। और ये कहां पर लैंड किए थे? तो सूरत, ये याद रखना। ठीक है। सूरत उस टाइम हमारा एक पोर्ट था, और सूरत पोर्ट पर ये उतरे। और उस टाइम जो इंडिया का एम्परर है वो कौन है? जहांगीर। सो ये जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं और अपनी बात बताते हैं कि सर, हम यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आपसे परमिशन लेने के लिए आए हैं। बट राजा को ये अच्छा ऑफर नहीं दे पाते हैं, और राजा यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं इनके ऑफर को। ठीक है। ही वॉज नॉट एबल टू सिक्योर परमानेंट ट्रेडिंग राइट। बट ये पर्सन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ब्रिटिशर्स है। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का नाम याद रखना, कैप्टन विलियम हॉकिंस वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू रीच इंडिया। ओके। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद आते हैं 1615 में सर थॉमस रो। अब जब विलियम हॉकिंस इंडिया आए और जब इंडिया से गए और वो फेल हो गए, तो इन लोगों को ये चीज पता चला कि भाई, राजा को ऐसे हम नॉर्मल तरीके से नहीं मना सकते, हमें मनाने के लिए राजा को थोड़ा सा उन्हें ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है। तो 1615 में सर थॉमस रो आते हैं इंडिया। ठीक है। अगेन ये यहाँ पर सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। ही मेट एम्परर जहांगीर अगेन। अभी भी एम्परर कौन है? जहांगीर ही है। ठीक है। ये परमिशन लेने में सक्सेसफुल होते हैं। रीजन क्या? इन्होंने ऑफर किया, क्या ऑफर किया कि सर, हम आपके कंट्री के साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। दूसरा, सर, हम यहाँ पर एक फैक्ट्री भी ओपन करना चाहते हैं। आप हमें अपने लैंड का एक ऐसा टुकड़ा दो जिसका कोई ज्यादा यूज ना हो। ठीक है। हम वहां पर एक फैक्ट्री बनाएंगे सर, आप ही के नाम देंगे, ताकि आपके लोगों को पता चला कि उनके राजा ने उनके लिए फैक्ट्री बनाया है। दूसरा, सर, लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। बदले में हम आपको, जगह के बदले आपको रेंट भी देंगे, हम लोग टैक्स भी देंगे, और सर हम आपको गिफ्ट भी देंगे इंग्लैंड से ला ला कर। अब अगर आप एक राजा हो और अगर आपको ये ऑफर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे कि जमीन का ऐसा टुकड़ा देना है जिसका कोई यूज ना हो, बदले में मुझे उस जमीन के बदले में रेंट मिलेगा, टैक्स मिलेगा, बिजनेस वो लोग करेंगे तो। ठीक है। तो प्रॉफिट तो मेरा ही है, नाम मेरे नाम से होगा, फैक्ट्री मेरे लोग काम करेंगे तो नाम मेरा ही होगा। तो जहांगीर यहां पर इनको परमिशन दे देते हैं। ही सक्सेसफुली ऑब्टेन परमिशन फॉर द इंग्लिश
टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इनको सक्सेस मिल जाता है और ये यहां से सबसे फर्स्ट ब्रिटिशर्स ने जो हमें एक चीज सिखाया वो था डॉक्यूमेंटेशन। तो भी राजा ने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हो गया, मतलब हमारे लोगों के लिए हो गया बट इनके लिए नहीं। ये बोला कि सर मैं एक डॉक्यूमेंट लाया हूं, इस डॉक्यूमेंट पर हम लोग जो बातें हैं वो लिख लेते हैं, एंड सर आपका स्टैम्प चाहिए किंगडमशिप का, कि कल को अगर हम अपनी फैक्ट्री जब बनाएंगे उस जगह पर और उस जगह के लोग अगर आकर हमें तंग करें तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये आपके राजा का फरमान है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे ये लोग थे। ठीक है। सो इन्होंने डॉक्यूमेंट पर बकायदा जहांगीर का स्टैंप लिया और वापस ये इंग्लैंड गए, और फिर से इंग्लैंड से ये लोग आ रहे हैं इंडिया में, अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं। फर्स्ट 50-60 ईयर तक ये लोग बिल्कुल भी कि हम रूल करने वाले हैं इनके दिमाग में नहीं था, इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ था बिजनेस। ठीक है। तो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में। फिर धीरे धीरे इन्होंने इंडिया के किंग के साथ में फ्रेंडशिप करना स्टार्ट किया, और इनको ऐसा लगने लगा कि भाई यहाँ पर हर एक पर्सन, हर एक किंगडम में अलग अलग रूल है। इस किंगडम में आप चप्पल पहन सकते हो, इस किंगडम में चप्पल नहीं पहन सकते हो। इस किंगडम में आप पगड़ी पहन सकते हो, इस किंगडम में आप पगड़ी नहीं पहन सकते हो। यहां पर हिंदू ज्यादा है, यहां पर मुस्लिम ज्यादा है, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो इन्होंने देखा कि भाई इतना बड़ा कंट्री तो है, इतना किंगडम भी है, लेकिन लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। हर एक किंगडम एक दूसरे से कटा कटा है, हर एक किंगडम एक दूसरे को हथियाना चाहता है। तो इन्होंने ऐसे किंग के साथ दोस्ती किया जो लालची थे, उनको पैसा दिया। दूसरा उनको ऑफर किया कि हम उस राजा पर अटैक करके उसकी जगह को कंट्रोल में ले लेंगे, और सर बदले में आप थोड़ा सा जमीन हमें दे देना। और ऐसा करते करते ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस चला, ऐसे करते करते इन्होंने बहुत सारा जमीन अपने पास कवर किया। एंड देन जिन राजाओं के साथ दोस्ती थी उन राजाओं के ऊपर भी अटैक करना चालू कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद इन्होंने बोला राजा लोग से कि सर आपके पड़ोसी आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो आप एक काम करो, आपकी सैनिक जो है वो अच्छे से ट्रेन नहीं है, हमारी सैनिक अच्छे से ट्रेन है। हाँ, इनकी आर्मी में था कौन? तो इनकी आर्मी में याद रखना 1857 के पहले तक दो ऑफिसर होते थे। ठीक है, एक लेफ्टिनेंट एक सार्जेंट मेजर। ये दोनों ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, और उसके नीचे सारे जो है वो सैनिक इंडियन है। ठीक है। तो ये लोग बोलते थे कि सर हम आपको सैनिक देंगे, आपको आर्मी देंगे, और जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बदले में सर आपको कुछ नहीं, बस उन्हें रेंट दे दो। उनका जो पेमेंट है आर्मी का वो आप पेमेंट कर दो, बदले में आपका सेफ्टी का जिम्मेदारी हमारी। अगर कल को कोई भी आपके ऊपर अटैक करेगा सर, तो हम आपका हेल्प करेंगे और उसके साथ वॉर करेंगे। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे राजाओं के साथ में दोस्ती किया, उनको अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है। और धीरे धीरे इन्होंने आगे चलकर एक एक्ट लाया। ठीक है। ओके, सबसे पहले यहां पर एक और एक्ट की बात हम करेंगे आगे चलकर। ठीक है। तो अभी जैसे कि ये लोग 1650 में आ गए हैं, बिजनेस का परमिशन ले लिए। अब यहां से देखो सीधे मैं जंप कर रहा हूं 1757 पर। रीजन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से स्टार्ट होता है। तो मैं हिस्ट्री का वो यहां पर पॉइंट लिया हूं जिससे कि आप उस चीज को रिलेट कर सको। तो हम यहां पर बैक में बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है। सो बैटल ऑफ प्लासी ये कब हुआ है? 1757 में। ठीक है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बिटवीन था। सो बेसिकली ये वॉर हुआ क्यों? अगर आप इंडिया के नीचे का मैप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तो अगर मैं बंगाल बोल रहा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बंगाल बोल रहा हूं तो इसका मतलब आपको समझना है कि आज का वेस्ट बंगाल, ठीक है, इंडिया, और आज का पूरा बांग्लादेश, बांग्लादेश, और सम पार्ट असम भी है इसमें, असम। ठीक है। सो वेस्ट बंगाल, इंडिया, बांग्लादेश और असम, ये तीनों को मिलाकर क्या बोला जा रहा है? बंगाल बोला जा रहा है। ठीक है। तो ये पूरा बंगाल हमारा था। मैं ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा, बस यहीं तक। अब सूरत हमारा यहां पर है। ठीक है। ये अपना सीप लेकर आ रहे हैं। यहां पर जो कंट्रोल है वो किसका है? मुगल का है इस टाइम पीरियड तक।
या इस टाइम पीरियड के पहले भी, ठीक है, 1615 से। तो यहां पर कंट्रोल किसका है? यहां पर कंट्रोल है मुगल किंगडम का। यहां पर जो भी शिप आ रही है या जा रही है, उनके सामान की चेकिंग होगी, टैक्स लिया जाएगा आने जाने का, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि भाई अगर हम अरेबियन सी से थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर करें, इंडियन ओशन में आकर और बे ऑफ बंगाल के तरफ जाएं, तो यहां पर भी एक पोर्ट है जिसका कंट्रोल किसके पास है? जिसका कंट्रोल है बंगाल के नवाब के पास। अब मुगल किंगडम इस टाइम पीरियड तक अभी भी है, ठीक है। लास्ट में वो जाकर धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं, बट इस टाइम पीरियड तक अभी भी मुगल किंगडम बड़ा है और ताकतवर है, ठीक है। तो इनको लगा, ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही चल रहा है, ठीक है, 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो अगर मैं ब्रिटिशर्स बोलूं तो समझ लेना ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो इनको लगा ब्रिटिशर्स को कि अगर हम मुगल से न लड़ाई लड़कर सीधे बंगाल से अगर वॉर करते हैं, क्योंकि ये किंगडम अगर देखा जाए तो मुगल किंगडम से छोटा है, अगर हम इनके साथ वॉर करते हैं और अगर हम यहां पर इनके राजा को हरा देते हैं, तो पूरा का पूरा बंगाल हमारे कंट्रोल में, प्लस यहां का पोर्ट भी हमारे कंट्रोल में, ठीक है। सो ये इनका थिंकिंग था, और इस थिंकिंग के साथ ये लोग क्या करते हैं? वॉर करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में ये वॉर होता है, और इस वॉर में जो बंगाल के नवाब थे, ठीक है, ये हार जाते हैं। सिराजुद्दौला इस वॉर में हार जाते हैं, और हारने के बाद यहां पर एक डील साइन होता है, और उस ट्रीटी में ये बताया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है वो एंटायर बंगाल पर आ चुका है, ठीक है। एंटायर एंटायर बंगाल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ये जो वॉर है, ये वॉर एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज है वो बताने वाला वॉर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये घोषित कर दिया कि अब हम आपके साथ सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, अब हम आपके ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं, हम आपके ऊपर रूल करने वाले हैं। रीजन रीजन एक ही था, हमारे देश में यूनिटी नहीं था, किंगडमशिप में यूनिटी नहीं था, हर एक राजा दूसरे राजा का दुश्मन था। हर एक राजा चाहता था कि दूसरे राजा का लैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, ठीक है। यूनिटी नहीं है, नेशनल यूनिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है, और इसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। सो ये बैटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यू में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड बंगाल नवाब सिराजुद्दौला। किसके बिटवीन हुआ था? तो ये एक पॉइंट याद रख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। बट ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में। इन्होंने सोचा कि हम और लैंड पर कंट्रोल बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि राजा लोग जो है बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। उनका किंगडम बहुत छोटा है, और एक राजा का हेल्प करने के लिए दूसरा कोई किंग आ भी नहीं रहा है, तो हम आराम से उनको हरा सकते हैं। सो आफ्टर 7 ईयर एक और बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। ये जो बैटल है, ये जो बक्सर सिटी है, ये बिहार का सिटी है, ठीक है। सो बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। इसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई लड़ रही थी, और दूसरी तरफ कंबाइंड फोर्स थी, किसकी किसकी? मीर कासिम, शुजा उद दौला, ये सिराजुद्दौला का बेटा है, शुजा उद दौला, एंड शाह आलम टू, ये मुगल किंग है, ठीक है। बट मुगल किंग नहीं है, ये मुगल किंग के तरफ से फाइट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्होंने हेल्प मांगा है मुगल किंग से कि सर, बंगाल गया, अभी बिहार भी जाने की बारी है, तो प्लीज हमारी हेल्प करो। तो ये लोग तीन आर्मी यहाँ पर, तीन राजाओं की आर्मी यहाँ पर फाइट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, और ये वॉर भी हम लोग हार गए। रीजन, हमारे पास जो वेपन था वो वही पुराना तलवार, भाला, धनुष, तीर, ठीक है। इनके पास बंदूकें थी, बारूद थी, ठीक है। तो ये हमसे ज्यादा देखा जाए तो वॉर करने में, मतलब हमसे ज्यादा ट्रेंड थे, और इस वजह से हम लोग इनसे हार गए, ठीक है। और इस हार के बाद हो क्या रहा है? द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द बैटल एंड सिक्योर कंट्रोल ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा थ्रू द दीवानी राइट 1765, ठीक है।
सो 1765 में दीवानी राइट, मतलब जब भी कोई वॉर खत्म होता था तो एक ट्रीटी होती थी। उस ट्रीटी के तहत, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये लोग डॉक्यूमेंटेशन में काम करते थे, ठीक है, तो उस ट्रीटी के तहत इन्होंने इन तीनों राजाओं का साइन लिया कि भाई आप लोग हैंड ओवर कर रहे हो बिहार को और उड़ीसा को, ठीक है। बिहार उड़ीसा उस टाइम एक ही में था, बंगाल तो पहले से ये लोग ले चुके थे। तो आप अगर थोड़ा इंडिया का मैप पर ध्यान दो तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी कि ये पूरा सेंटर से लेकर ईस्टर्न पार्ट तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये अब आएंगे नदर्न पार्ट में, और ऐसे करते करते ये पूरा इंडिया का, अगर साउथ छोड़ दो क्योंकि साउथ में डच और पुर्तगाली थे, तो साउथ के ऊपर सारे लगभग जगह पर छोटे छोटे किंगडम भी थे। बट बहुत सारे किंगडम को कंट्रोल कर लिया था बैटल ऑफ, बहुत सारे किंगडम को कंट्रोल कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से 1857 स्टार्ट हो जा रहा है। उसके पहले हम लोग एक एक्ट की बात कर रहे थे, मैं उस एक्ट की बात यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया 1848 में, ठीक है। एक्ट क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। एक ऐसी है, माय मिस्टेक। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये था क्या ये एक्ट? इस एक्ट में ये लिखा गया था कि इफ कोई राजा का अगर सगा बेटा न हो, ठीक है, बायोलॉजिकल सन अगर न हो, और वो राजा ने अगर किसी दूसरे को अपना हायर सिलेक्ट किया है, अपना नेक्स्ट राजा सिलेक्ट किया है कि मेरे डेथ के बाद ये नेक्स्ट राजा बनेगा, तो ये लीगल नहीं है। अगर राजा का बेटा नहीं है और राजा की डेथ होती है, तो उस कंडीशन में उस किंगडम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल होगा। और अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर नहीं करोगे तो हम वॉर करेंगे आपके साथ, और फिर आपको हराकर आपके किंगडम को हम कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है। ये इनका एक एक्ट था, 1848 में आया। और इसी ईयर में एक चीजें घटना घटित हुई। क्या घटना थी? कि बाजीराव सेकंड जो थे, ठीक है, उनकी डेथ होती है, और उनका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं थे, और उन्होंने नाना साहेब को अपना हायर सेलेक्ट किया था कि मेरे डेथ के बाद नाना साहेब पेशवा बनेंगे, ठीक है। तो जब उनकी डेथ होती है और इनकी नाना साहेब की पेशवा बनने की मतलब प्रोग्राम की सब तैयारी होती रहती है, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, बोलती है कि भाई इस किंगडम पर हमारा कंट्रोल, रीजन बाजीराव सेकेंड का कोई बेटा नहीं था और हम नाना साहेब को पेशवा नहीं मानते हैं, ठीक है। सो यहां से नाना साहेब का वॉर स्टार्ट हो रहा है किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ में। दूसरा पॉइंट, आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, ठीक है। सो वहां भी सिमिलर यही कहानी है। 1854 के आसपास रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे, बहुत कम एज में उनकी डेथ हो जाती है। और रानी लक्ष्मीबाई का कोई बायोलॉजिकल सन नहीं था, मतलब एक सन था बट उसकी डेथ हो चुकी रहती है। तो राजा मरने से पहले एक अपना हायर सेलेक्ट कर चुके थे कि मेरे मरने के बाद ये मेरा राजा बनेगा। उनके फैमिली का ही वो मेंबर। आप लोग ने रानी लक्ष्मीबाई का जब ये देखा होगा फोटो, तो उनके पीठ पर एक छोटा सा बालक है, वो वही लड़का है जिसको राजा ने अपना हायर सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो जैसे ही राजा की डेथ होती है, झांसी में आते हैं। झांसी एक सिटी का नाम है, ठीक है। उस टाइम एक किंगडम था झांसी। तो वो लोग झांसी में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बोलते हैं कि भाई राजा की डेथ हो गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्ट के तहत ये किंगडम ईस्ट इंडिया कंपनी का। लक्ष्मीबाई बोलती है कि मैं अपने जमीन का 1 इंच भी नहीं देने वाली हूं, अगर तुमको लेना है तो मेरे साथ वॉर करो। एंड देन वहां से एक रानी लक्ष्मीबाई का भी वॉर अलग से चालू हो रहा है, ठीक है। तो अभी लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ब्रिटिशर्स को लेकर कि भाई ये बाहर से आकर हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया राजा महाराजाओं की बात। और भी बातें हैं किसानों की बात जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होने का जो मेन रीजन था, इमीडिएट इफेक्ट अगर पूछा जाए, तो वो क्या था? इमीडिएट कॉज वो था, ब्रिटिशर्स ने अपने सैनिकों के लिए, अपने सैनिकों का मतलब क्या? इंडियन, इंडियन ही उसमें है, ठीक है।
सारे के सारे सैनिक उसमें जो भी हैं वो कौन है, इंडियन है, ठीक है। तो अपने सैनिक के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक राइफल्स लेकर आते हैं। उस राइफल्स का नाम क्या है, इनफील्ड राइफल, ठीक है, इनफील्ड राइफल। ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा राइफल है, बहुत दूर तक मार सकता है, ठीक है, इसे तुम लोग यूज करो। सैनिकों को दे दिया जाता है। तब तक सैनिकों के बीच में ये हल्ला होता है कि इस राइफल्स का जो कार्ट्रिज है, उसका जो कवर है, ठीक है, वो बना है बीफ एंड पोक से। और जैसे ही ये बात सारे सैनिकों को पता चलती है कि अच्छा कार्ट्रिज क्या है, ये देख लो, ये कार्ट्रिज है, ऐसा थैला रहता था, इसमें ये है पाउडर, पाउडर यानी बारूद, ठीक है, और फिर ये है बुलेट। तो ये कार्ट्रिज की गांठ ऐसी होती थी कि उसको आप खोल नहीं सकते हो, दांत से आपको काटना ही पड़ेगा। सो आपको दांत से काटना पड़ता था। देन उसमें पाउडर यानी बारूद को आपको लोड करना होता था। देन ऊपर से आप गोली इसमें डालते थे। देन ये आप जो दूसरा एक चीज देख रहे हो, इससे बुलेट को अंदर तक धकेला जाता था। एंड देन ट्रिगर दबाने पर चिंगारी के साथ वो गोली बाहर जाती थी। सो ये इनफील्ड राइफल्स का पूरा प्रोसेस था, ठीक है। तो जैसे ही सैनिकों को पता चला कि भाई इसके कार्ट्रिज पर बीफ एंड पोक लगा हुआ है, उसकी चर्बी लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है इनके सैनिक थे को हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यही लोग थे जो भारत में धर्म थे, उसी धर्म के लोग थे। तो सैनिकों के बीच में यह हुआ कि भाई हम इनके लिए काम करते हैं, बट यही हमारे धार्मिक भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा इन्होंने धर्म को भ्रष्ट कर दिया, ठीक है। और ये पूरा सैनिकों के बीच में ये हो गया कि हम ये गन यूज नहीं करेंगे। तो ये था इमीडिएट इफेक्ट। अगर पूछा जाए रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज क्या था, सो आंसर इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। और क्या क्या कॉज थे, तो और जो कॉज थे, क्योंकि इस वॉर को बोला गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब ये फर्स्ट वॉर तभी हो सकता है जब पूरा भारत लड़ाई लड़ा हो। तो ये जो रीजन है, ये रीजन तो सैनिकों का है कि जो सैनिक, जो सिपाही ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं, अब उनके अंदर ब्रिटिश के लिए गुस्सा आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गुस्सा आ रहा है। बट बाकी लोगों का क्या, उनके अंदर क्यों गुस्सा है, अब उनकी बात यहां पर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल कॉज की। तो मैंने पॉलिटिकल कॉज डिस्कस कर चुका है आपके साथ, याद दिला रहा हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग नाना साहेब की पेशवाई को रिजेक्ट कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई का जो सिलेक्ट किया हुआ बेटा था उनके, मतलब राजा द्वारा, उनके हस्बैंड द्वारा, उसके किंग बनने को रिजेक्ट कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम थे जहां पर राजा की डेथ होने के बाद राजा का हायर या उनके फैमिली का मेंबर राजा नहीं बन सकता था। तो ये सारे किंगडम अब ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ाई लड़ना चाहती थी। सब मतलब सारे किंगडम तो नहीं, बट मोस्टली किंगडम ब्रिटिश के अगेंस्ट में अब जा चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल कॉज। आगे चलेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल कॉज हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम चल रहे हैं सोशल कॉज पर। सोशल कॉज में क्या था, तो कुछ हमारे सोसाइटी में ना कुछ एविल प्रथा थी, बुरी प्रथा मैं भी बोलूंगा। कुछ प्रथा देखो, ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं है कि सारे काम गलत ही किए हैं, कुछ उन्होंने काम अच्छे भी किए हैं, ठीक है। उनमें से कुछ अच्छे काम जो थे उस टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के लोगों के लिए शायद वो अच्छा नहीं था, आज के टाइम पीरियड के लोगों के लिए अच्छा है। जैसे एक था सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा में क्या होता था, हस्बैंड की डेथ हो गई, लेट एज्यूम कि हस्बैंड अभी 25 ईयर का है, जो उसकी वाइफ है 22 23 ईयर की है, हस्बैंड की डेथ हो गई। तो हस्बैंड के चीता पर उस फीमेल को जिंदा बैठाया जाएगा और उसमें आग लगा दिया जाएगा, यानी कि वो फीमेल अपने पति के साथ जिंदा जल जाएगी। इस प्रथा को बोला जाता था सती प्रथा, ठीक है। तो ये एक हमारे समाज के लिए एविल था, ठीक है, कलंक था। और इस कलंक को खत्म किया राजा राम मोहन रॉय ने, याद रखना, राजा राम मोहन राय, ठीक है। सो राजा राम मोहन रॉय उस टाइम एलिट क्लास के पर्सन थे, रिच फैमिली से आते थे, एजुकेटेड थे, ब्रिटेन में जाकर उन्होंने लॉ की पढ़ाई पढ़ी थी, ठीक है, बैरिस्टर थे। ये इंडिया आए, इंडिया आने के बाद इन्होंने बहुत सारा अपना ग्रुप बनाया था, ठीक है।
और इनका ब्रिटिशर के साथ मिलकर काम करना वाला व्यवहार था, मतलब ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं है, ये उनके साथ की उन मतलब इनको ये लगा ना कि भाई कोई एक ऐसा पर्सन है जो समाज के बारे में थोड़ा बहुत तो सोच रहा है, क्योंकि राजा तो उसके मन में जो आ रहा है वही करेगा। तो ये लोग थोड़ा बहुत तो लोगों को मतलब सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत ही सोच रहे हैं, ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर हम ब्रिटिशर्स को ये बात बोलेंगे कि सती प्रथा को बैन किया जाए, तो इनकी बातें सब लोग मानेंगे, क्योंकि नहीं मानेंगे तो ये लोग पनिश करेंगे, सजा देंगे। तो सती प्रथा पे रोक लगा 1829 में, ठीक है। राजा राम मोहन राय और ब्रिटिश मिलकर इस ये जो एक सती प्रथा बुरी प्रथा थी इसको खत्म किया। आज के लिए अगर आप सुनोगे तो बोलोगे हाँ ये मतलब अच्छा हुआ, बट उस टाइम जो समाज थी, क्या आप उस समाज से भी आज की थिंकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं। उस टाइम की समाज अलग थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सब कुछ अपना धर्म के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। और धर्म में अगर बोला गया है कि भाई सती को जलाना है तो जलाना है, ठीक है, आप इसको बैन कैसे कर सकते हो? तो एक लोगों के अंदर ये भी गुस्सा था। दूसरा एक और चीजें हुआ 1857 से पहले, विडो रीमैरिज। अगेन अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो पहले तो सती बनाया जाता था, जिंदा जलाया जाता था। जब उस पर बैन लगा तो बहुत सारी ऐसी लड़की थी या फीमेल थी जो बहुत कम एज में विधवा हो गई। बैन की वजह से उनको जलाया तो नहीं गया, बट उनका दोबारा शादी नहीं किया जा रहा है। और उनकी एज बहुत कम है, मतलब शादी कर सकते हैं बट फिर भी शादी नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक ऐसा सोशल एविल बोल सकते हैं था, प्रथा था, खराब प्रथा, जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इसके ऊपर बैन लगाया। अगेन आज के डेट के लिए ये अच्छी बात है, बट उस समाज के लिए लगा कि ये लोग हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं, हमारी जो रीति रिवाज है उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये एक सोशल कॉज था लोगों का, ठीक है। रिलीजियस कॉज, अभी अभी हमने इनफील्ड राइफल्स के बारे में देखा कि उनके सिपाही जो थे हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, और बीफ और पोक के वजह से जो टेंशन राइज हुआ, तो एक रिलीजियस कॉज था। इकोनॉमिक कॉज क्या था? अभी वो लोग हमारे किसानों से खेती करवाना चालू कर चुके हैं। अच्छा, खेत किसका? किसान का। किसान का नहीं, मतलब राजा का। राजा से इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है, ठीक है। जितने भी खेती वाली लैंड थी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो राजा ने प्यार से नहीं दिए हैं उनको वॉर करके ले लिया है, और वहां पर किसानों से खेती करवाया जा रहा है। तो मेहनत किसान कर रहा है, बदले में किसान को बहुत थोड़ा सा अनाज दिया जा रहा है, एंड उसके भी मतलब समझो कि आधा उसे एज अ टैक्स ले लिया जा रहा है। यानी गरीबों को एकदम मारा जा रहा है, मतलब धीरे धीरे स्लोली स्लोली मारा जा रहा है, ठीक है। और जिसका पर्सनल लैंड है, जो थोड़ा बहुत पावरफुल था, जिसका अपना खुद का पर्सनल लैंड है, उनको ये बोला गया कि भैया आप अपने लैंड के 1/10 पार्ट पर इंडिगो की खेती करोगे। अब इंडिगो की खेती ऐसी थी कि जी एक बार जिस लैंड पर इंडिगो खेती हो जाएगी वो लैंड आपका खराब हो जाता था, यानी कि आप वहां पर अब और कुछ ग्रो नहीं कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपके लैंड को कम किया जा रहा है, ठीक है। आपसे टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स इतना लिया जा रहा है कि आपका कैसे आगे का लाइफ चलेगा आप ही जानते हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक मतलब एकदम इकोनॉमी तरीके से हमें ब्रेक किया जा रहा है, हमें एकदम कंकाल बनाया जा रहा है, ठीक है। पैसा नहीं रहेगा तो हम हड्डी ही बन जाएंगे ना, जाहिर सी बात है। तो हमें एकदम इकोनॉमी से हमें हमसे चूसा जा रहा है, ठीक है। तो कि- किसानों के अंदर भी इस चीज का गुस्सा था, उसी को यहाँ पर इकोनॉमिक कॉज बोला गया है। ये दोनों पॉइंट को मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज एंड मिलिट्री कॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज जो उन्होंने कुछ कुछ ऑफिस बनाई काम करने के लिए, तो वहां पर सीनियर पोस्ट पर हमेशा ब्रिटिशर्स रहेंगे और लेवल 4 पोस्ट पर इंडियन रहेंगे। तो एक ये भी उनके लिए काम करने वाले लोगों के अंदर भी गुस्सा था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता था, जो ऑफिस हुआ करती थी, वहां पर इंडियन कितना भी कैपेबल हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो लेवल 4 के ऊपर जा ही नहीं सकता था, वो लोग अपने साथ बिठाते ही नहीं थे। तो ये एक लोगों के अंदर गुस्सा था। और मिलिट्री कॉज मैंने अभी भी बताया, इनफील्ड राइफल्स की वजह से, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखो, अगर आप इस कॉज को देखो, तो यहां पर किंगडम ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो चुकी है,
यहाँ पर आम नागरिक, समाज वाले लोग, ठीक है, वो आ चुके हैं अगेंस्ट। रिलीजियस हिंदू मुस्लिम अभी आपस का लड़ाई छोड़कर इनके साथ आ रहे हैं, मतलब इनके अगेंस्ट आ रहे हैं। इकोनॉमिक कॉज, जितने किसान हैं वो आ रहे हैं, और उनके लिए वर्क करने वाले भी उनके अगेंस्ट में आ रहे हैं। तो बचा कौन? पूरा भारत के लोग आ चुके हैं, ठीक है, बट सिर्फ अपने एरिया में ही। ठीक है, क्योंकि आज की तरह जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर तो था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं उस टाइम। तो स्टार्ट होता है सबसे पहले ये बात 29 मार्च 1857, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट वॉज ऑन 29 मार्च 1857 when Mangal Pandey, Indian sepoy of 34th Native Infantry, killed two Britishers, Lieutenant Bogg and Sergeant Major James Hewson, इन बैरकपुर छावनी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलो, तो ध्यान से समझना। जब हमारे सैनिक ने मना किया कि भैया अब हम इनफील्ड राइफल्स यूज नहीं करेंगे, तो वेस्ट बंगाल में एक जगह है बैरकपुर, यहाँ पर जो इनकी टुकड़ी थी सैनिक की, उसका नाम था 34th नेटिव इन्फेंट्री। इसके सैनिकों ने विद्रोह किया कि हम ये इनफील्ड राइफल्स यूज नहीं करेंगे। तो वहां पर जो दो ऑफिसर थे, जैसा कि यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, लेफ्टिनेंट बाग एंड सर्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन, ये इन्होंने बोला कि अगर तुम इनफील्ड राइफल्स यूज नहीं करोगे तो हम तुम्हें 10 साल का पनिश करेंगे, 10 साल जेल में रखेंगे, तो तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। ये सब बकवास है, नहीं लगा है बीफ और पोक, तुम्हें यूज करना है। और सिपाही लोग का था कि हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और इसी बीच में क्लैश हुआ, और इस क्लैश में हुआ क्या कि मंगल पांडे एक सैनिक थे, उसी इनफील्ड राइफल्स को उठाए, ऑलरेडी वो लोडेड था, और उस गन से दोनों अपने ऑफिसर को मार देते हैं। जैसे ही ये बात लोगों को आसपास पता चलता है, लोगों में जो गुस्सा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में, वो अब चिंगारी हो जाती है कि भाई एक अगर मंगल पांडे मार सकता है तो हम क्यों नहीं, ठीक है। तो लोगों के अंदर ये चिंगारी फैल जाती है। उस टाइम जो कुछ हमारे न्यूज़पेपर हुआ करते थे, ठीक है, जो अपनी बात एक जगह से दूसरे तक पहुंचाने के लिए पेपर में लिखा करते थे, लोगों ने मंगल पांडे के बारे में लिखना चालू किया। और लोगों के अंदर ये एक मतलब हौसला आया कि हम भी ईस्ट इंडिया कंपनी से वॉर कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है। इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, मंगल पांडे को अरेस्ट करती है। अभी भी बहुत सारे इंडियन ऐसे भी हैं, इंडियन सैनिक जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उनसे अलग अब हो चुके हैं, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक हैं वो आते हैं, मंगल पांडे को अरेस्ट करते हैं, और 6 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया जाता है। इस बीच में 29 मार्च से जो ये एक स्पार्क हुआ है, ये पूरा अप्रैल डिस्कशन हो रहा है किंगडम लोग का, ठीक है, आपस में तो नहीं बट अपने अपने एरिया में सब बात कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली डेट डिसाइड किया जाता है 10 मई 1857। तो अगर आपसे पूछा जाए रिवोल्ट ऑफ 1857 का डेट और ईयर, तो ये है 10 मई 1857, ठीक है। 29 मार्च को भले मंगल पांडे ने गोली मारा, बट स्टार्ट असली स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 से। 29 मार्च को डेट इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये एक सिर्फ छावनी में हुआ, एक एरिया में हुआ, बट जो 10 मई वाला रिवोल्ट है ये पूरा इंडिया में हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर होता क्या है, 10 मई 1857 को जो यहाँ पर किंगडम होते हैं, ठीक है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से वॉर करना है, और अगर वॉर करना है तो हमारा एक लीडर होना चाहिए, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि भाई अगर देखो तो इंडिया पर अभी भी दिल्ली पर मुगल किंगडम है, और उनके राजा जो हैं बहादुर शाह जफर, वो अभी भी राजा हैं, पूरे दिल्ली एरिया में तो उनका ही किंगडम है। तो हम बहादुर शाह जफर को ही क्या करते हैं, इंडिया का किंग घोषित करते हैं, एम्परर घोषित करते हैं, और उनके लीडरशिप में हम लड़ाई लड़ेंगे। होता है, ठीक है, डन। तो बहादुर शाह जफर को कुछ किंगडम मिलकर आपस में एम्परर घोषित कर देते हैं कि इंडिया का जो एम्परर है वो बहादुर शाह जफर है, ठीक है। और ये लोग अपना वॉर छेड़ देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अलग अलग जगह पर। अच्छा, इस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग।
इनको बोला जाता था तो अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, यहाँ पर इंडिया मिसिंग है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता कौन था? तो देखो, इंडिया पर किसका कंट्रोल है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस किधर है? ब्रिटेन में है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रिपोर्ट दे रही है क्वीन को, ठीक है। बट इंडिया में क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन दे रहा है? सो इंडिया में क्या एक्ट लाना है, क्या रूल लाना है, क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ ट्रेडिंग से, ये सारा रिपोर्ट मेन ऑफिस को देने वाला बंदा कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कुल मिलाकर ये इंडिया का हेड पर्सन है, ठीक है, सबसे सुप्रीम। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इंडिया में सबसे सुप्रीम पर्सन के पोस्ट का नाम क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग है और ये बहादुर शाह जफर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये रिवोल्ट स्प्रेड होता है 10 में 1857 को। यहाँ पर बहुत सारे जो सैनिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जा चुके हैं, उन्होंने जेल को खोल दिया। जितने भी उनमें उनके कॉमरेड थे, कॉमरेड यानी उनके ही सैनिक जिनको सजा दी गई थी, उनको बोला कि भाई तुम अब आजाद हो। कैदियों को छोड़ दिया गया, ठीक है। अलग अलग जगह पर अंग्रेजों को मारा गया, 50 यूरोपियंस, ये डेटा है। इतने लोगों को मारा गया, ठीक है। द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, द ऑलरेडी सिमरिंग एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश बर्स्ट आउट इनटू अ वायलेंट स्टॉर्म। तो अब लोगों को लगा कि भाई अगर वो मार सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी मारेंगे, ठीक है। और सबके अंदर गुस्सा आ गया। अलग अलग जगह पर सेंटर बना, उस सेंटर से लीडरशिप में लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो पहला सेंटर हमारा दिल्ली। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ये बहुत एज के हैं, 85 ईयर के हैं इस टाइम पीरियड में। तो ये वॉर नहीं कर रहे हैं, बट इनका सेनापति वहां से लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे लड़ रहे हैं। अब बोलोगे नाना साहेब महाराष्ट्र से कानपुर क्यों गए हैं? तो कानपुर भी उस टाइम मराठा किंगडम का पार्ट था, ठीक है। तो नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर से लीड कर रहे हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड कर रही है, क्योंकि यहाँ के जो नवाब थे, नवाब ऑफ अवध, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी ये रानी थी, ठीक है। तो बेगम हजरत महल वहां से लीड कर रही थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इनके भी हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसलिए ये यहाँ से लीड कर रही थी। इलाहाबाद से लियाकत अली एंड आरा, बिहार से वीर कुंवर सिंह, ठीक है। वीर कुंवर सिंह का इस टाइम जो एज हो रहा था इस वॉर के टाइम, वो था 80 ईयर। तो ये एक किंगडम है जगदीशपुर, ठीक है। तो ये जगदीशपुर किंगडम के किंग थे, जगदीशपुर। कहां पर है? बिहार में, ठीक है। सो ये जगदीशपुर किंगडम के किंग थे, राजा थे। और इन्होंने जो वॉर लड़ा वो आरा से लड़ा था, बिहार में, ठीक है, वीर कुंवर सिंह। ओके। ये लोग लीड कर रहे हैं, अलग अलग सेंटर से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन हम ये लड़ाई हार जाते हैं। रीजन? यूनिटी नहीं है, नेशनल यूनिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, झांसी किंगडम वॉर कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से, बट झांसी के आसपास के जो किंगडम है वो झांसी का हेल्प करने नहीं आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं भैया, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ठीक है, हम फायदे में हैं उनके साथ में, हमारा पावर जा रहा है, बट हमारी वेल्थ तो है, हम गरीब तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो लोग हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हुआ क्या कि हमारी आर्मी धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल तक वॉर को खींच पाई। एक दो दिन में वॉर खत्म नहीं हुआ है, 1 साल के आसपास वॉर हुआ है, ठीक है, ये सारे वॉर लगभग लगभग। बट उसके बाद हमारे पास वेपन कम थे, ठीक है, सोर्स रिसोर्स ज्यादा नहीं थे, इस वजह से हम ये वॉर हार गए हैं। So the revolt was localized and was poorly organized. The British had better resources than the rebels. The revolt was feudal in character. The leader lacked military skill. The native princes did not join the revolt. सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो यहां पर हम ये वॉर तो हार जाते हैं, बट ये वॉर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट करता है। सबसे फर्स्ट तो ब्रिटिशर्स को करता है। उन्हें लगता है कि भैया अब सिर्फ दो लोगों से हम नहीं इन्हें संभाल सकते हैं, ये कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बैन हो रही है। रीजन क्या है कि लोगों का गुस्सा को शांत करने के लिए
अब सीधे क्वीन ब्रिटेन से चलकर इंडिया आ रही है, ठीक है। सो 1858 में क्वीन आती है, जब पूरी तरीके से वॉर कंप्लीट हो चुका है, सारे वॉर खत्म हो चुके हैं, हमारे सारे राजा लोग हार मान चुके हैं, बहुत लोग की डेथ हो गई है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का डेथ हुआ था, वीर कुंवर सिंह का डेथ हुआ था, ठीक है। बाकी सब लोग अरेस्ट हो जाते हैं, उनको अरेस्ट करके दूसरे जगह डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो 1858 में, बट पब्लिक के अंदर तो अभी भी गुस्सा है। पब्लिक का गुस्सा कैसे शांत किया जाए, उसके लिए 1858 में क्वीन खुद चलकर इंडिया आती है और बोलती है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने आप लोग को बहुत दुख दिया है, तो एक काम करते हैं, इस कंपनी को हम बैन कर रहे हैं, आज से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क नहीं करेगा। पब्लिक खुश, वाह, क्वीन ने क्या काम किया, ठीक है। इसके बाद क्वीन बोलती है वेट, आपको फ्रीडम थोड़ी दे रही हूं, अब यहां से स्टार्ट होगा क्वीन रूल, ठीक है। अब क्वीन रूल में होगा क्या, तो देखो इनको पता था कि अभी जो किंगडमशिप है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और जो लोग हैं अब वो राजा के सामने उस तरीके से नहीं है जैसे पहले थे, कि अगर शादी भी करनी है तो राजा, शादी करनी है, राजा परमिशन देंगे तो शादी होगा। अब लोग अपने मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो राजा है, उनका रिस्पेक्ट है, उनके पास पैसा है, पावर है, बट अब पब्लिक उनको वो चीजें नहीं दे रही है, ठीक है, कि ये राजा है तो इनसे पूछ कर ही सब कुछ करेंगे। लोग बिना पूछे एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इनको पता था कि लोगों का राजाओं पर भरोसा नहीं है, तो अब लोगों का दिल कैसे जीता जाए। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, आपके किंगडम में अलग अलग रूल हैं, तो हम एक लॉ बुक लाएंगे, और उस बुक के अकॉर्डिंग सब इक्वल रहेंगे, सबको न्याय मिलेगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बड़े जाति का हो छोटे जाति का हो, सबको न्याय मिलेगा। तो हम एक लॉ बुक लाएंगे, आपके लोगों को ट्रेंड करेंगे, जब आपके लोग इस चीज को संभाल लेंगे तो हम इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। तो अब हमारा फोकस ट्रेडिंग नहीं है, अब हमारा फोकस आपके साथ डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट करना है। तो इन्होंने बेसिकली ये पार्लियामेंट का एक ऑफर दिया है, ठीक है, कि पार्लियामेंट हम बनाएंगे, यहाँ पर सब कुछ काम करेंगे, और ये करके हमारे लोगों का गुस्सा को ये लोग शांत कर चुके हैं। और 1858 से हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हो चुकी है। जिस तरीके से, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी बैन हो चुकी है और क्वीन रूल हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे हेड पोस्ट का नाम क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसी तरीके से क्वीन रूल में सबसे हेड पोस्ट का नाम था वायस रॉय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आगे हम वॉइस रॉय जब वर्ड यूज करेंगे तो समझना वॉइस रॉय कौन, क्वीन के तरफ से इंडिया में सबसे हेड पर्सन, ठीक है। तो इंडिया का सबसे हेड है, वही लॉ लाएगा, वही एक्ट लाएगा, कुछ भी नियम लाएगा वही लाएगा, ठीक है, वायस रॉय, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड स्टोरी था। देखते हैं कि आप इस स्टोरी से कितना क्वेश्चन को कवर कर रहे हो। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 एट, हमने ये चीजें पढ़ी है। मंगल पांडे ने 1857 रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था उसमें फर्स्ट शॉट उन्होंने फायर किया था, कहां पर, आंसर इज बैरकपुर, ठीक है। कहां पर है बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में है। सेकंड क्वेश्चन, यहां से क्या हम क्रिएट कर सकते हैं 1857 से, वीर कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन, सो वीर कुंवर सिंह जो थे ये कहां से वॉर कर रहे थे, बिहार से, ठीक है। अगर आरा नहीं है तो हम बिहार को सिलेक्ट करेंगे, ये बिहार को लीड कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, ये भी हमने पॉइंट डिस्कस किया है। लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड कर रही थी, ओके। द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, ठीक है। किसने सबसे पहले कहा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, आंसर इज वीडी सावरकर, ठीक है। वीडी सावरकर ने ये बात बोली है। नेक्स्ट,
हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 का रिवोल्ट जब हुआ तो उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिया था। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए भी होंगे। ठीक है। सो इस सेशन के लिए थैंक यू एवरीवन। ओके, आई होप कि सबको थोड़ा हिस्ट्री पढ़ने में मजा आया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर।